Morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? It's regarding food prices per inflation to 6.2%. इस न्यूज़ में इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या यूं कह लो कि रिटेल इन्फ्लेशन वो है 6.2% पर। और इसी में अगर देखा जाए तो फूड प्राइसेस सबसे ज्यादा हाइप पर देखी गई है 10.9%। अगर रूरल और अर्बन का देखा जाए तो रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन है 6.2%, वेयर एज अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन देखने को मिला है 5.6%। अगर हम इस टॉपिक को यूपीएससी से कनेक्ट करना चाहें कि यूपीएससी हमें क्या सिखाती है तो समझते हैं इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में राइज देखने को मिलता है, अगर उसे हम पिछले टाइम पीरियड से कंपेयर करें, प्राइस में राइज देखने को मिलता है तो उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, बेसिकली इंडिया में हम इन्फ्लेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है WPI that is wholesale price index and the second one is CPI that is consumer price index। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत ही हम रिटेल प्राइसेस को देखते हैं। रिटेल मतलब कि जो कंज्यूमर एंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करोगे। गुड्स को इसलिए क्योंकि सर्विसेज होलसेल में तो नहीं मिलती है ना। अब बात की जाए इनको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दैट इज मॉस्पी के अंतर्गत काम करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो रिलीज करता है सीपीआई को। सीपीआई का बेस ईयर बात की जाए तो सीपीआई का बेस ईयर है 2011 एंड 12। और डिटेल में बात की जाए तो आरबीआई अपनी पॉलिसीज को सीपीआई के हिसाब से ही मैंडेट करता है। मतलब कि अगर इंडिया का रूल देखा जाए या इंडिया में एक यूं कह लो प्रोविजन देखा जाए तो इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट रखा गया है ±4% के बेसिस पे। मतलब कि अगर इकोनॉमी में 4% से 2% कम दैट इज 2% इन्फ्लेशन है तो भी अच्छा है, अगर 4% से 2% ज्यादा है दैट इज 6%। ये है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अगर अगर इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो दिस इज गुड फॉर अवर इकोनॉमी। बट अगर इस एम्बिट से बाहर जाता है तो आरबीआई अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की। डब्ल्यूपीआई मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन। इसे रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। ठीक है, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसका जो बेस ईयर है वो भी चेंज है। बेस ईयर है इसका सिर्फ 2011 और सबसे बड़ी बात इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्विसेज नहीं इंक्लूड की जाती हैं। आगे क्या है, आगे इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, जो चीजें मैं अपने स्क्रीन पर लिख रही हूँ उसका शॉर्ट नोट्स क्रक्स आप बनाते जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें एट द एंड पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स रहते हैं उन्हें हम इजीली पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट न्यूज इज bypolls in 6 assembly seats in Bengal today. EC notice to BJP leader for his remarks. नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस ये है कि बंगाल में बायपोल्स होने वाले। बायपोल्स मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स वैकेंट रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट की कुछ एक लिमिट रहती है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में टोटल सीट्स 230 हैं, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स वैकेंट है तो उन वैकेंट सीट्स पर जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, उन्हें बोला जाता है बायपोल्स। Next one is no invite from India. Nepal PM Oli heads to China on first visit abroad.
बेसिकली ये थोड़ी सी इंडिया के लिए चिंताजनक बात है कि हमारे नेबर्स जो नेपाल है, जिनके लिए हमारा एक बिग ब्रदर एटीट्यूड रहता है, नेपाल को किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत रहती है, चाहे उसे कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रेड चाहिए, कुछ भी रिलेशन, कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इंडिया सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बट इस समय क्या हुआ, जो नए पीएम ओम प्रकाश ओली जी हमारे सामने आए, उनको हमने इनविटेशन नहीं भेजा, केपी शर्मा ओली, सॉरी, तो उनको हमने इनवाइट नहीं भेजा इंडिया विजिट करने के लिए उनके इलेक्शंस के बाद जब उन्होंने ओथ ली। इसलिए उन्होंने चाइना जाने का फर्स्ट टाइम फैसला लिया कि मैं अपनी ओथ के बाद पहली बार चाइना विजिट जाऊंगा। इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस थोड़े से डिफिकल्टीज लेवल पर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वहां पर एनर्जी को लेकर के हो गया, या उनके प्रोजेक्ट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के एम्बिट में आ जाएगा कि हो सकता है कि चाइना भी उन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करने लगे और चाइना मेजर स्टेक्स पर इन्वेस्ट करे, जिससे कि कंट्रोल चीजों का चाइना के हाथ में चला जाए। ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। इस मीटिंग के दौरान जो नेपाल के पीएम है वो डिस्कस करेंगे चाइना से, उन्हें अपना एक मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लोन चाहिए 220 मिलियंस का, तो इस रिगार्डिंग वो डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए उन्हें लोन चाहिए 220 मिलियन का, तो हो सकता है कि नेपाल में चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। ये हमारे लिए चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मालदीव्स ने भी ये स्टेप उठाया कि उन वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पहले इंडिया विजिट के बजाय यूएई, टर्की, चाइना, इन कंट्रीज में विजिट किए। हम जो एक नेशन का लीडर रहता है वो पहले किस कंट्री को विजिट करता है या पहले कहाँ जाने की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। आने वाले समय में उसके स्टेप्स या वो किस कंट्री की तरफ ज्यादा बाइस्ड होगा, ये सब नोटिस करने के लिए ये सारी चीजें न्यूज में आती हैं। हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि इंडिया और नेपाल के टाइज थोड़े से डिफिकल्टीज में पहुंचे। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस इन ट्रेड बिटवीन इंडिया रशिया जयशंकर। अभी मीटिंग हुई, उस दौरान हमने अपने मतलब कि देखा कि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इन 5 सालों में बहुत बढ़ गए हैं। मतलब कि जो इंडिया है ना वो रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हो गया है। जो मतलब कि अगर रशियन एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो इंडिया सेकेंड नंबर पर आ रहा है। इंडिया और रशिया के ट्रेड के बीच में अगर सेक्टर्स देखा जाए तो ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, फूड हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, इन सारी चीजों में रशिया हमारी मदद कर रहा है। साथ के साथ इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स को भी रशियन मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेस मिल रही है। मतलब कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वी ऑल नो बहुत अच्छी है, बहुत ग्रो है। तो रशिया में कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल है अफोर्डेबल और एक्सेसिबल करवाने में फार्मास्यूटिकल चीजें। आने वाले समय में हो सकता है और भी हमारे ट्रेड्स बेहतर हो। एक ही दोनों कंट्रीज के बीच में चिंताजनक बात है वो ये है कि जब से रशिया यूक्रेन इशू हुआ है उसके बाद से रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए। उसमें से सबसे बड़ा सैंक्शन ये भी है कि रशिया को डॉलर में ट्रेड करने से रोक लगाया गया, उसे स्विफ्ट मैकेनिज्म से हटा दिया गया। स्विफ्ट मतलब कि क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर जब ट्रेड होता है तो मनी जो ट्रांसफर होता है ना उसे इंश्योर करने के लिए स्विफ्ट मैकेनिज्म बनाया गया। स्विफ्ट मैकेनिज्म से रशिया को हटा दिया गया, तो अब रशिया कैसे डॉलर में ट्रेड करे। इंडिया और रशिया के बीच में जो है वो टेंशन आ रहा है कि आखिर आप कितना रुपी रूबल एक्सचेंज को बढ़ाओगे। मतलब कि इंडिया को ट्रेड बढ़ाने के लिए रुपी और रूबल में अपना वो बढ़ाना पड़ेगा, अपने एक्सचेंजेस बढ़ाने पड़ेंगे। इंडिया के जो मेजर ऑयल इंपोर्टर्स हैं वो इंडिया की जो मेजर कंपनीज हैं जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं रशिया से वो बहुत बढ़ रही हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि आप ट्रेड किस करेंसी में करोगे। उससे सेटल आउट करने के लिए हम रुपी रूबल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इन बाकू ब्रेक थ्रू सीओपी क्लियर्स कार्बन क्रेडिट ट्रेड। बेसिकली ये जो
ये जो एडिटोरियल आया है ये COP29 के बारे में आया है। इसे हम थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। COP29 को समझने के पहले हमें समझना है कि आखिर ये किसकी मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग हो रही है UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसकी शुरुआत हुई हमारे पास 1992 से। 1992 में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कि रियो डी जेनेरियो समिट भी जिसे बोला जाता है। इसकी अगर मेंबरशिप की बात की जाए तो इसमें अप्रोक्स 198, मतलब कि ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल पर सारी कंट्रीज इसका पार्ट थी। तो 198 कंट्रीज ने UNFCCC की मीटिंग हेल्ड की और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए स्टेप्स उठाएंगे। सो समय समय पर कंट्रीज मीटअप होना स्टार्ट की और कंट्रीज की मीटिंग को ही कॉप बोला गया, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस मीटिंग में कंट्रीज अलग अलग चीजें डिसाइड करती हैं कि हमें आने वाले समय में क्या करना है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। सो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई जहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए। उसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए COP3। COP3 जो थी वो हमारे सामने कंडक्ट हुई थी क्योटो में। क्योटो जापान का एक रीजन है और यहीं से हमारे सामने निकल कर आया क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब कि जब मीटिंग कोई भी अरेंज होती है और उसके बाद जो भी उनके पॉइंटर्स रहते हैं जो हमारे सामने बनकर आते हैं, जो जो कंट्रीज को फॉलो करने रहते हैं, उन्हें बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1997 में, बट अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो इसे 2005 से इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, अब जो फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्योटो प्रोटोकॉल का जो था वो ये है, फर्स्ट थिंग इज इट इज लीगली बाइंडिंग। हालांकि जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, बात तो हम कर रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग है, बट ये लिमिटेड कंट्रीज पर बाइंडिंग है। मतलब कि जो कंट्रीज को हमने एनेक्स 1 में लिखा हुआ है उन्हीं कंट्रीज पर ये लीगली बाइंडिंग है। ये बात करता है, इस प्रोटोकॉल में हमने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को एनलिस्ट किया जो कि क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करती हैं। उन 6 ग्रीन हाउस गैसेस का नाम देखा जाए तो फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन nitrous oxide, fourth one is hydrofluorocarbon, fifth one is perfluorocarbon, and sixth one is हाइड्रोजन हेक्साफ्लोराइड। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये 6 गैसेस ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को, या यूं कह लो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो हम बात की कि हमें इन 6 गैसेस का एमिशन कम करना है, पहली चीज। दूसरा चीज, हमने कलेक्टिव टारगेट सेट किया। हमने ये टारगेट सेट किया कि हम 1990s के लेवल से इन ग्रीन हाउसेस गैसेस का 5% एमिशन लेवल कम करेंगे, पहली चीज। दूसरा, ये जो टारगेट था ये था 2008 तक का। ये हमें 5% जो कम करना है वो 2008 तक कम करना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल का पहला इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। अब दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो इसमें हमने बात की थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, UNFCCC। पहला हुआ लीगल बाइंडिंग का प्रोविजन, सेकेंड वन इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें ऐसा देखा गया कि हमारे लिए ये जो प्रॉब्लम है, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ये सारी कंट्रीज के लिए सेम है। हर कंट्री इस चीज से सफर कर रही है, बट हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेकर के अलग है। मतलब कि कंट्रीज ने, जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें और ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लें, तो यूके में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या यूं कह लो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले समय से होने लगा। यूएसए डेवलप्ड नेशन बन गया, यूके डेवलप्ड नेशन बन गया।
बट इंडिया वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है, उसने अभी तक अपनी कैपेसिटी को टोटली, जो उसका पोटेंशियल है उसे टोटली हार्नेस नहीं किया है। सो इसलिए इंडिया अभी भी कुछ स्टेप्स उठा सकता है जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। बट यूएसए और यूके ने ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेटस अचीव कर लिया है, उनकी ही वजह से जो ये ग्लोबल टेम्परेचर है वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए इस कॉमन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये था सेकेंड पॉइंट क्योटो प्रोटोकॉल का। एंड द थर्ड वन वाज कमिटमेंट पीरियड, या यूं कह लो कि जो भी हमने इस क्योटो प्रोटोकॉल में चीजें साइन की उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो भी हम टारगेट्स अचीव करेंगे उसे फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। पहला टारगेट जो था वो था 2008 से लेकर के 2012 तक का। इसमें ये बोला गया, इसमें सारी कंट्रीज एग्री कर गई कि हमें ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो मैंने 6 ग्रीन हाउस गैसेस बताई, और जो एनेक्स 1 में कंट्रीज को मेंशन किया गया था, वो सारी कंट्रीज एग्री कर गई कि हम इन गैसेस को 2008 तक उनका एमिशन 5% से कम करेंगे। ठीक है। और दूसरा कमिटमेंट पीरियड था 2013 से लेकर के 2020 तक का। इस चीज को इंश्योर किया गया था, या इसको बोला जाता है दोहा एग्रीमेंट। हालांकि इस टाइम पीरियड में कंट्रीज ने अपने ये जो दोहा एग्रीमेंट है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। इस पर कंट्रीज इस एग्रीमेंट को मेजरली कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया था, मतलब कि अपनी कंट्रीज में उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी पॉलिसी सामने नहीं रखी थी। सो जो दोहा एग्रीमेंट था वो इनइफेक्टिव रहा, या यूं कह लो कि इसकी वजह से, दोहा एग्रीमेंट फेल होने की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से हमारे सामने आते हैं फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। मतलब कि जो हमने टारगेट सेट किया है कि हमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, उसे आखिर हम किस तरह से अचीव करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स होने चाहिए, कुछ वेज होने चाहिए। उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, जिसमें से फर्स्ट है एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग मतलब कि जो भी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल हर एक कंट्री का अपना एक टारगेट सेट किया गया कि इंडिया इतने टन एमिट कर सकती है, यूएसए इतने टन एमिट कर सकती है। सो अगर कोई कंट्री इस चीज को अचीव कर ले रही है या उसके पास कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं, तो वो उस चीज को ट्रेड आउट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल सिनेरियो में मैं समझा रही हूँ कि यूएसए के पास है 50 पॉइंट्स कि यूएसए 50 टन तक ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकती है। वहीं इंडिया के पास है 30 टन कि इंडिया 30 टन तक ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर सकती है। इंडिया ने ओवरऑल सिर्फ 25 ही टन एमिट किया और यूएसए ने 55 टन एमिट कर दिया। तो यहाँ पर इंडिया के पास जो है +5 है, मतलब कि इंडिया के पास अभी भी 5 टन ऐसा गैप है जिसमें इंडिया एमिट कर सकता है, लेकिन यूएसए ने अपने क्राइटेरिया को एक्सीड कर दिया, उसे 5 टन की जरूरत है। तो यूएसए इस एमिशन लेवल को ट्रेड आउट कर सकता है, इसे बोला गया एमिशन ट्रेडिंग। ये था फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसका मतलब ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नई टेक्नोलॉजीज, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगी और उन प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग नेशंस में इंस्टॉल करेंगी। इससे क्या होगा कि अगर आप डेवलपिंग नेशंस का एक तो डेवलपमेंट भी इंश्योर होगा, साथ के साथ जो एमिशन है वो भी कंट्रोल्ड रहेगा। इससे प्लस प्लस सिचुएशन देखने को मिली। सो इसके थ्रू भी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, डेवलप्ड कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके डेवलपिंग कंट्रीज में नए नए प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें जिससे कि एमिशन लेवल कम हो सके। फिर तीसरी बात की गई ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन की। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में ये कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ही मिलकर के अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती हैं।
ये हुई फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म कि किस तरह से आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक कॉप की बात की, दैट इज कॉप थर्ड, जो कि क्योटो के अंतर्गत साइन की गई थी। उसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉप हमारे सामने आई, दैट इज 2015 में पेरिस में कंक्लूड की गई थी। इसके बाद हमारे सामने आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था पोस्ट 2020। जो हमारा दोहा एग्रीमेंट था वो बात कर रहा था हमारे लिए 2020 तक। अब 2020 के बाद हम किस रूट को फॉलो करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उससे डिक्लेयर किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में, और ये थी कॉप 21 की मीटिंग। पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। हम ग्लोबल टेम्परेचर को इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री सेल्सियस के ही एम्बिट में रखेंगे, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात की गई, मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजों को प्रमोट करेंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो। क्लाइमेट रेजिलियंट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किया गया था फूड सिक्योरिटी को लेकर के। एंड थर्ड वन इज फाइनेंसेस। फाइनेंसेस मतलब कि वही कि आखिर इन सबको कवर अप करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। सो पैसे के लिए अगर बात की जाए तो मेजरली बात की गई थी एक तो ट्रेडिंग के थ्रू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई थी वो थी $100 बिलियन, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज को 2020 तक कंट्रीब्यूट करना है $100 बिलियन को, और ये पैसा डेवलपिंग नेशंस में इन्वेस्ट होगा उनके डेवलपमेंट के लिए। बट इस टारगेट को बढ़ा दिया गया कि अब हम 2020 नहीं बल्कि 2026 तक ये $100 बिलियन को अचीव करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हमने अलग अलग बातें की, ग्लोबल टेम्परेचर कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, बट कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अंडर डिस्कस की वो था फाइनेंसेस। मतलब कि आप टारगेट सेट कर लो, आप डिसाइड कर लो कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर कम करना है, बट उन सब के लिए पैसा जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा। सो वही अभी जो कॉप 29 होने वाली है, जो बाकू में स्टार्ट हो गई है 11 तारीख से, ये बात करती है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के कि आखिर चीजें आप कम करने की बात तो कर रहे हो बट पैसा कहां से लाओगे। क्लाइमेट फाइनेंस, ऐसा पैसा जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यूज किया जाए, उसे बोला जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस। सो जो आज का न्यूज आया है ना वो यही बात कर रहा है कि हम कार्बन क्रेडिट ट्रेड करेंगे। मतलब कि कार्बन क्रेडिट ट्रेड, ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेड है वो 2015 से ही हमारे सामने आ गया था पेरिस एग्रीमेंट से, कि कंट्रीज को एक टारगेट दिया जाएगा, उस एम्बिट के अंदर ही उन्हें प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैसेस का, और जो कंट्री उस चीज को अचीव कर लेगी उसके लिए प्लस लाइक सिचुएशन होगी, और वो अपने क्रेडिट पॉइंट्स को दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकती है, वहां से उसे पैसे मिलेंगे और उस पैसे को वो कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए और ग्रीन हाउस गैसेस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर सकती है। अभी जो बाकू में मीटिंग हुई उसमें ये तो डिसाइड कर दिया गया, बट वही क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि कंट्रीज किस तरह के ट्रेड पॉइंट्स को डील आउट करेगी। मतलब कि क्या होता है, समटाइम्स मेजरली कंट्रीज क्या करती हैं कि प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाया, चाहे वो क्लाइमेट फ्रेंडली है, चाहे वो सस्टेनेबल है या नहीं है, बट स्टिल वो फेक क्रेडिट पॉइंट दिखाने लगती है। सो आने वाले समय में हमें इस चीज पर डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा कि आप कार्बन क्रेडिट ट्रेड की तो बात कर रहे हो, बट इसको लीगल तरीके से, लीगलाइज्ड वे में हमें देखना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस सच में उस प्रोजेक्ट से कम एमिट हो रही हैं या नहीं, या यूं ही सिर्फ ऑन पेपर फेक कार्बन क्रेडिट पॉइंट बना करके एक तरह से ग्रीन वॉशिंग की जा रही है।
सो उन सारी चीज़ों को डील आउट करता हुआ हमें आगे, अभी जो ये मीटिंग है ना COP29, वो अभी लंबे समय तक चलती रहेगी। अभी तो ये 11 तारीख से शुरू हुई है और मेरे ख्याल से 22 नवंबर तक ये कंटिन्यू रहेगी। सो हमें रोज इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, हम समझते जाएंगे। आज हमने मेजरली इसका स्टैटिक पोर्शन रिवाइज किया कि 1992 से ये स्टार्ट हुआ और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती हैं और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, साथ के साथ पेरिस एग्रीमेंट क्या है, साथ के साथ कार्बन क्रेडिट आखिर होता क्या है, ये सारी चीजें हमने इन डेप्थ समझी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है। कॉप carbon dioxide emissions set to rise 0.8% this India's contribution to go up by 4.6%। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो अभी कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है। सो इसमें कंट्रीज का एमिशन देखा गया कि फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकेंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन। ये तीनों कंट्रीज मेजरली अप्रोक्स 51% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि 2023 की बात की जाए तो 2023 में अप्रोक्स 2.5% से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज देखने को मिली थी। 2024 में ये लेवल कम होकर के 0.8% हो गया। ये एक अच्छी बात है। अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कहाँ से होता है, तो मेजरली इसका एमिशन होता है फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से। जो हम कोल, नेचुरल गैस, इन सब को बर्न आउट करते हैं ना अपने व्हीकल्स वगैरह चलाने के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए, इन सब से मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, जिसमें चाइना फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर और ईयू थर्ड नंबर पर। बाकी सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन उसके बाद 49% सिर्फ रहता है। तो इंडिया, चाइना और ईयू को अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए या ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम किया जा सके और ग्लोबल टेम्परेचर को, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में सेट किया है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल लेवल से इतने में रखेंगे, इसको अचीव किया जा सके। Next one is a modest rebound, September industrial production up 3.1%। हर मंथ के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स जारी होता है, दैट इज नोन एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडिया में 8 ऐसी कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि अप्रॉक्स 40% तक जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है पूरी इकोनॉमी में। सो हम क्या करते हैं कि आने वाले समय में हमारा ग्रोथ कैसा होगा, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, किस चीज में हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, कैसा मार्केट रहेगा, उन सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए हम पूरे महीने में इन 8 कोर सेक्टर्स में क्या प्रोडक्शन हुआ उस चीज को नोट करते हैं या उस चीज को एक इंडेक्स के थ्रू रिलीज करते हैं, जिसे बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट वर्क्स अंडर मॉस्पी। इसका बेस ईयर 2011-12 है। अगर इसमें कंट्रीज देखी जाए, इसमें अगर इंडस्ट्रीज देखी जाए तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, ये 8 इंडस्ट्रीज मिलकर के पूरी इकोनॉमी का 40.27% होल्ड करती हैं। इनका वेटेज इतना है। सारी पॉलिसीज को गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बनाएगी, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक इंडेक्स रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज IIP। और अगर इसको देखा जाए किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इसका बेस ईयर है 2011 एंड 12। सिमिलरली अभी हमारे सामने IIP की इंडेक्स रिलीज हुई, जिसमें हमें देखने को मिला कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 3.1% से ग्रो कर रहा है
पिछले मंथ का अगर देखा जाए, अक्टूबर मंथ का प्रोडक्शन देखा जाए तो ये 21 मंथ्स लो पर चल रहा था। पिछले 21 महीनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है अक्टूबर 2024 में, बट अगेन हमें नवंबर मंथ में राइज देखने को मिला है। इस पूरे एडिटोरियल में मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना हुआ है, अलग अलग सेक्टर वाइज भी डेटा दिया हुआ है। बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सेक्टर वाइज डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आईआईपी इंपॉर्टेंट था जो हमने समझ लिया। नेक्स्ट वन इज एडिटोरियल। ये एडिटोरियल क्या बात करता है देखते हैं। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, दैट इज अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेटिविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड ह्यूमन कैपिटल। इस एडिटोरियल में जो है मेजरली बात की गई डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजिंग पॉपुलेशन और किस तरह की डिसीज उनमें प्रिवेल करती है उसके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, डिस्कस करते हैं। इस एडिटोरियल में पहली चीज जो सबसे बड़ी बात की गई वो थी एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं वो अपनी एजिंग पॉपुलेशन की ओर बढ़ रही है, मतलब कि कंट्रीज में 60+ लोगों का जो वेटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब कि 15 से लेकर के 59 ईयर्स तक के एज ग्रुप के लोगों का कंट्रीब्यूशन या वेटेज है वो कम हो रहा है और 60+ लोगों का वेटेज बढ़ रहा है। उसके पीछे के रीजंस हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी बहुत डेप्थ में डिस्कस कर लिए थे कि सबसे बड़ा बात है टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमने डिसाइड किया था 2.1% तक रखने के लिए, बट वो 2.1 से और भी ज्यादा कम हो गया, 1.9 तक हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक विमेन अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को कितना रिप्रोडक्शन कर रही है उसे बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 पहुंच गया है। हालांकि इंडिया की नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज की भी मेजर प्रॉब्लम है उनका एजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ी बात जापान जिस में न्यूज में रहता है, साथ के साथ साउथ कोरिया भी न्यूज में रहता है। अब जो आज का एडिटोरियल आया ना उसे डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है मेजरली वो हमें देखने को मिल रही है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और जो डिस्कस किया गया वो ये डिस्कस किया गया कि इस एजिंग पॉपुलेशन की जो डेथ हो रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण 2023 में जो डेथ थी वो थी 61 मिलियंस की। और ये बताया जा रहा है कि ये अभी डेटा इतना ही नहीं है बल्कि ये अगर हमने इस पर कोई काम नहीं किया तो 2050 तक ये बढ़कर 92 मिलियंस तक हो जाएगी। ठीक है, अब इसी एडिटोरियल में डिस्कस किया गया कि जो ये डेथ्स है ना ये अवॉइडेबल है, मतलब कि अगर हम कुछ स्टेप्स उठाएं तो इन डेथ को अवॉइड करके इवन हाफ तक लाया जा सकता है। सो WHO ने ही एक अपना इनिशिएटिव बताया दैट इज हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव। WHO का मानना ऐसा है कि अगर ग्लोबल लेवल पर डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर सर्विसेज ये सारी एक प्रॉपर वे में काम करें, मतलब कि डॉक्टर्स स्किलफुल हो, नर्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में आगे एक प्रोएक्टिव रोल अपनाएं, हॉस्पिटल्स अच्छे से काम करें, हॉस्पिटल्स का मोटिव पूरा प्रो प्रॉफिट ना हो, मतलब कि उनका काम ही यह हो कि वो लोगों को हेल्थ सर्विसेज देने के लिए बनाए गए हैं। तो इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए WHO ने कहा कि यह एक हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के थ्रू हम इस 2000 जो हमारा अभी डेटा आ रहा है कि 2050 तक 92 मिलियंस तक हमारी डेथ हो सकती है, उसे हम रिड्यूस करके इवन हाफ तक भी ला सकते हैं। बट
क्या ये बात सच है? अगर हम WHO के कि इस हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव को एनालाइज करें तो मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो हमारे सामने मेन प्रैक्टिकलिटी है, मतलब कि हॉस्पिटल का पहला मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तभी तो आज की डेट में भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फेक सर्जरीज या यूं कह लो कि जबरदस्ती के मेडिसिन के बिल्स, मेडिकल लेवल पे अगर कोई फैमिली का एक भी पर्सन किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के चक्कर में फंसता है, फॉर एग्जांपल उससे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई और वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली की सेविंग्स बहुत हद तक ड्रेन आउट हो जाती है। उनके पास पैसा बचता ही नहीं है, उनकी सेविंग्स खत्म होने लगती हैं। सो चीजें बहुत अलग है। अगर हम इंडिया को इस चीज से देखें कि इंडिया में क्या सिनेरियो है, तो इंडिया में अप्रोक्स जो अभी डेथ हो रही है उसमें 40% लोगों की डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण ही हो रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज, मतलब कि कार्डियो अनरेस्ट हो गया या कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड वन इज कैंसर, देन थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी डिसीज, ब्रीदिंग डिसीज जैसे कि एस्थमा जैसी प्रॉब्लम जो लंग्स वगैरह में होती है। उसके बाद फोर्थ वन इज डायबिटीज। ये 4 प्रॉब्लम्स मेजरली देखी गई हैं इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन में, जिनकी वजह से अप्रोक्स 40% लोगों की डेथ हो जाती है। और इसके पीछे रीजन देखा जाए ना, तो है पहला टोबैको कंजप्शन, लोग टोबैको खाते हैं। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तीसरा ओबेसिटी। अगर मैं इस चीज को डिस्कस करूं तो एज के साथ साथ इंडिया में मेजरली 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस डेथ के लिए। फर्स्ट वन इज हार्ट रिलेटेड डिसीज, सेकेंड वन इज डायबिटीज। एज के साथ साथ लोगों को हार्ट रिलेटेड डिसीज होती हैं, लोगों को डायबिटीज होती है, बट उसके पीछे इंडिया की लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं आप ऑयल का यूज और ग्रेन का यूज, फॉर एग्जाम्पल चावल का यूज स्पेशली बहुत ज्यादा करते हो। ऑयल का एकदम अनचेक्ड यूज होने की वजह से हार्ट रिलेटेड डिसीज देखने को मिलती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है बॉडी में। और राइस का रैम्पेंट यूज करने से, मतलब कि अपनी मील में ज्यादा से ज्यादा राइस लेने की वजह से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज देखने को मिलता है। सो इंडिया की जो लाइफस्टाइल है ना, उसकी ही वजह से इंडिया में मेजरली ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सॉल्यूशन हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव बताया, बट इंडिया में ये चीज काम नहीं करेगी। इंडिया में ऑलरेडी कुछ चीजें काम करी हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत योजना हमने चला रखी है कि जो भी एजिंग पॉपुलेशन या जो भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करने के लिए हॉस्पिटल में उनको 5 लाख तक का कवरेज दिया गया है कि 5 लाख तक की मेडिकल सर्विसेज वो ले सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने फिर चैलेंजिंग आ रही है वो ये है कि हम इस 5 लाख में का जो आयुष्मान भारत योजना कह लो, आयुष्मान भारत योजना जो चलाई गई है, वो सिर्फ उसमें बेनिफिशरीज देखी जाए तो इंडिया का लोअर 40% पीपल्स बेनिफिशियरीज है। मतलब कि इसमें हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से जो लोग बहुत पुअर होंगे, जिनको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती है, उन 40% लोगों को ही इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इंक्लूड किया है। मतलब कि बाकी 60% जो बचे हुए लोग हैं उनके पास तो हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल है ही नहीं। सो इसलिए जरूरत है कि हम थोड़ी सी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं कि उन्हें किस तरह की डाइट लेनी है, उनके फूड में, उनके मील में क्या होना चाहिए। अल्कोहल का कंजप्शन, टोबैको का कंजप्शन कम किया जाए, ऑयल का कंजप्शन कम किया जाए। साथ के साथ उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ टिल्ट किया जाए कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करें, या यूं कह लो कि उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। यही चीजें पूरी इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं।
अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रीलिम्स रिवीजन। ये हमें रिवीजन करना है अब प्रीलिम्स का। आज के जो न्यूज एडिटोरियल थे वो यही थे जो मैंने बहुत डेप्थ में सारी चीजें डिस्कस कर ली। फर्स्ट वन इज एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी कम्युनिटी। 1979 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी को स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन काम था एशिया पैसिफिक वाले रीजन में आईटी सेक्टर को डेवलप करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। अगर इसकी मेंबरशिप देखी जाए तो 38 मेंबर्स हैं, 4 एसोसिएट मेंबर्स हैं और 140 एफिलिएट मेंबर्स हैं। इसका मेन फंक्शन ये है कि जो ये रीजन है एशिया पैसिफिक का, उसमें इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर साथ के साथ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को डेवलप करना। इस एशिया पैसिफिक कम्युनिटी को ना और भी छोटे छोटे रीजनल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए साउथ एशिया टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल दैट इज SATRC, जिसकी अगर कंट्रीज देखी जाए तो इंडिया भी इसकी एक मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट वन इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है, तो इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसे 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, जिन्होंने पहली बार मुस्लिम इथोस को या यूं कह लो मुस्लिम वैल्यूज को मॉडर्निटी के साथ कंसाइज करने की बात की कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन है, वो स्टैटिक है, उसमें मॉडर्निटी लाने की जरूरत है। सो उसमें मॉडर्निटी लाने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जिसका नाम था मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत एजुकेशन को एम्फेसाइज करने के लिए उनका मानना ऐसा था कि मुस्लिम्स को अगर एजुकेशन मिलेगी तो वो मॉडर्न होंगे, साथ के साथ ब्रिटिश एरा के दौरान उनका एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इन सब के लिए उन्होंने स्टैब्लिश की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम मोहम्मदियन था, उसके बाद 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया और इस 1920 के एक्ट के थ्रू ही इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने से यूनिवर्सिटीज को बहुत बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल पहली चीज, उनके ऊपर रिजर्वेशन का कोटा नहीं काम करता है, मतलब कि SC ST OBC के लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अपना करिकुलम करने के लिए थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है। लेकिन उसके बाद 1967 में केस हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से आप इसे कोई माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दे सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवर रूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भले, बट ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी अपने कल्चर को, टीचिंग्स को कंजर्व और प्रिजर्व कर सकती है और इस चीज के लिए वो कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकती है। सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी माइनॉरिटी के द्वारा बनाई गई है और साथ के साथ अगर किसी इंस्टीट्यूट को एक स्टैट्यूट के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू अगर माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अंतरिक्ष अभ्यास। डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा ये ऐसा पहली बार एक अभ्यास स्टार्ट किया गया जिसे बोला गया अंतरिक्ष अभ्यास। इसका मेन काम था कि जो स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज हैं उन पर जो थ्रेट हो रहा है, मतलब कि हमारी जो स्पेस से रिलेटेड चीजें हैं उन पर भी साइबर अटैक होने के या किसी भी तरह के थ्रेट जो भी साबित हो रहा है उस चीज को कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी। और नेक्स्ट वन इज EV एज अ सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसे बोला जाता है EV एज अ सर्विस। EV एज अ सर्विस के अंतर्गत हम ई मोबिलिटी की तरफ ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मोबिलिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ई व्हीकल्स का यूज करना चाहिए, ई कार्स का यूज करना चाहिए। इसके लिए बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में आने वाले समय में हमें 5000 ई कार्स को डिप्लॉय करेंगे ताकि ग्लोबल टेम्परेचर अंडर चेक हो सके, क्लाइमेट चेंज को चेक किया जा सके। नेक्स्ट वन इज
सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक या यूं कह लो ग्रेविटी डैम बनाने की बात की जा रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर नॉर्थ इंडिया में असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर फ्लो करती है। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये अपने गोल्ड डस्ट के लिए फेमस थी, इसलिए इसे गोल्ड रिवर भी बोला जाता है। ये मेजरली फ्लो करती है असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले रीजन से। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए जुड़िए एग्जैक्ट आईएएस से। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी सजेशन है या कोई भी चेंज लाने हैं इस सेशन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।